सो हेलो डियर स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का एक नया चैप्टर, जो कि हमारी केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर बनता है और आपकी साइंस बुक का चैप्टर नंबर 4 बनता है। तो आज हम इस चैप्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे और ये लेक्चर छोटा सा लेक्चर रहेगा हमारा आज का, और इसमें सिर्फ हमको बेसिक चीज़ें डिस्कस करनी है, क्योंकि मेन टॉपिक्स फिर हम इसके बाद से स्टार्ट करेंगे। ऐसा नहीं है कि ये मेन टॉपिक नहीं है, यहाँ पर आपको पूरे चैप्टर का सारांश जो है वो समझ में आएगा। तो इस चैप्टर को बहुत सावधानी से आपको पढ़ना है, तभी आपको सारी चीज़ें जो है वो अच्छे से समझ में आएंगी। और अगर आपने यहीं पर अपना इंटरेस्ट जो है लूज़ किया तो फिर आपको कहीं से भी कोई चीज़ समझ नहीं आएगी, क्योंकि साइंस को पढ़ने का तरीका ये होता है कि उसके जो शुरू के बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं उनको बहुत मजबूती के साथ हमको सीखना चाहिए और पकड़ना चाहिए। ठीक है, अगर हम उनको मजबूती के साथ नहीं सीखेंगे, सीरियस होकर के उन चीज़ों को नहीं समझेंगे, तो फिर उन्हीं से आगे चैप्टर बनता है और उन्हीं से फिर आगे की चीज़ों की बेस बनती है। तो आपका अगर नींव भी कमज़ोर रहेगा तो आगे की बिल्डिंग तो जाहिर सी बात है वो ख़राब होनी ही है। इसीलिए आज के इस लेक्चर में हम जितनी भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपको बताएंगे उसको आपको बहुत अच्छे तरीके से समझना है। तो पेन पेपर कॉपी उठा लीजिए और जो चीज़ें हम यहाँ पर नोट करेंगे या स्क्रीन पर ऑलरेडी आपको दिखेगी, वो आप स्क्रीनशॉट लेकर के इसको बना सकते हैं और अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ आप हमारे जीनियस एकेडमी के ऐप पर भी इनरोल होकर के साइंस और मैथमेटिक्स की तैयारी अपने अच्छे तरीके से भी कर सकते हैं। यहाँ पर हमने ऑलरेडी क्लास 10th के लिए साइंस और मैथमेटिक्स का एक कंबाइंड बैच ऑलरेडी लॉन्च कर रखा है अपने चैनल पर, या यूं कहीं अपने ऐप पर, जिसमें आपको कंप्लीट मैथमेटिक्स चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 16 तक मिलने वाली है। सारे लेक्चर्स विथ PYQs यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ 2018 से लेकर के 2024 तक, या जब तक भी आप देखते रहेंगे लेटेस्ट आपको PYQs अवेलेबल रहेंगे। इसके अलावा सैम्पल पेपर्स के भी सॉल्यूशन अवेलेबल रहेंगे। साइंस में हम फिजिक्स और केमिस्ट्री के पोर्शन को अभी कवर करेंगे और ये सब कुछ आपको मात्र 1499 रुपये में प्राप्त होने वाला है पूरे एक साल के लिए। तो ये सुनहरा अवसर बिल्कुल गवाइएगा नहीं और अपने फ्रेंड सर्कल में भी इन वीडियोस को सर्कुलेट कीजिए, ताकि आपके फ्रेंड भी इनसे बेनिफिट हासिल कर सकें। बिल्कुल इसी प्रकार से 11th के लिए फिजिक्स और मैथमेटिक्स भी यहाँ पर अवेलेबल्स हैं, सेम प्राइस रेंज के अंदर, कि हर बच्चा इसको अफोर्ड कर सके। बहुत ज़्यादा प्राइसेस नहीं है। तो मैथमेटिक्स आप कर सकते हैं यहाँ से 11th की, फिजिक्स कर सकते हैं। क्लास 12th के लिए फिजिक्स डिटेल लेक्चर अवेलेबल है हमारे चैनल पर और हमारे ऐप पर। तो इनकी तैयारी भी आप बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो इनरोल होना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमको ज़्यादा टाइम नहीं लेना है। इंट्रोडक्शन का लेक्चर मैं छोटा रखना चाहता हूँ। तो बेसिक चीज़ें आज के इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, आपको टाइटल नज़र आएगा। हमारा ये जो चैप्टर है ये है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। इसमें हमको ये पढ़ना है कि पुराने ज़माने से लेकर के आज तक हमारे पास जितने भी टाइप के एलिमेंट्स हैं। अब पहला क्वेश्चन तो यही उठता है कि भैया एलिमेंट किसको बोलते हैं। तो एलिमेंट मैं आपको बाद में समझाता हूँ किसको बोलते हैं, पहले मेरी बात पूरी हो जाए कि पुराने ज़माने से लेकर के आज तक हमने जितने भी एलिमेंट खोजे हैं उनको हम किस तरह से स्टडी करेंगे और किस तरह से उनके गुणों को समझेंगे। गुणों को समझने का मतलब है, गुण को बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक या प्रॉपर्टी। तो किसी भी एलिमेंट की प्रॉपर्टी को किस तरह से हम समझेंगे, एनालाइज करेंगे, वो कौन कौन से असर अपने दिखाएगा, क्या क्या खूबी रखता है, किसके साथ रिएक्शन करेगा नहीं करेगा, क्या बनाएगा नहीं बनाएगा, यानी एलिमेंट की तमाम खूबियाँ, तमाम प्रॉपर्टी हमको इस चैप्टर में स्टडी करना है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आज के टाइम पे यानी 2024 के डेट में लगभग हमारे पास 118 तरह के एलिमेंट्स मौजूद हैं, जो आप पीरियोडिक टेबल के नाम से जानते हैं। उनमें सारे एलिमेंट्स ही लिखे होते हैं, यानी उतनी तरह के एटम अवेलेबल हैं हमारी दुनिया में, अभी तक खोजे गए हैं और हमेशा खोजे जाते रहेंगे आगे भी। ऐसा नहीं कि वो 118 अगर मिल गए हैं तो वो उसकी अब समय सीमा, वैलिडिटी समाप्त हो चुकी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आगे इन फ्यूचर भी बहुत सारे एलिमेंट खोजे जाएंगे, तो वो सब सिंथेसाइज होंगे। कोई हो सकता है नेचुरल चीज़ें मिल जाएं, नेचर से कोई एलिमेंट प्राप्त हो जाए, और ये भी हो सकता है कि लैब में कई नए एलिमेंट्स को प्रिपेयर किए जाएं। कुछ भी संभव है जी, कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं होता।
तो अगर इतने सारे एलिमेंट हो जाएंगे, आज ही की बात कर लें, आज हमारे पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर 118 तरह के एटम अवेलेबल हैं या एलिमेंट अवेलेबल हैं। अब हम आपको बोलेंगे 118 तरह के एलिमेंट की स्टडी करनी है। कैसे स्टडी करनी है? पूरे प्रॉपर नोट्स बनाने हैं। एलिमेंट क्या होता है, उसका मास क्या होता है, उसका वेट क्या होता है, उसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है, उसमें प्रोटॉन कैसे होते हैं, न्यूट्रॉन कैसे होते हैं, इलेक्ट्रॉन कैसे होता है, उस एटम का स्ट्रक्चर कैसा दिखता है, वो एलिमेंट कितना भारी होता है, वो एलिमेंट किस कलर का होता है, उसमें से कौन से कलर की लाइट निकलती है, फिर वो किस रेंज की लाइट होती है, उसकी फ्रिक्वेंसी क्या होती है, उसकी वेवलेंथ क्या होती है, उसका वेव नंबर क्या होता है, समझ रहे हैं? उसमें कितने ऑर्बिट होते हैं, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, कौन सा इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में होता है। तो इस तरह करके ढेरों सवाल जो हैं जमा हो जाते हैं। फिर एक एलिमेंट की फिजिकल प्रॉपर्टी बताइए, यानी आंख से दिखने वाली प्रॉपर्टी जो चेंज होती है वो बताइए। फिर उस एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टी बताइए। तो इतना सारा डाटा हो जाएगा एक एलिमेंट के लिए कि आपकी कॉपी के सारे पन्ने भर जाएंगे। और अगर हम आपको बोल देंगे कि 118 तरह के एलिमेंट की स्टडी करनी है इसी तरह से, तो फिर आपके पांव तले जमीन खसक जाएगी और सबको बुखार चढ़ जाएगा और कोई बच्चा पढ़ना नहीं चाहेगा। बच्चा क्या, कोई प्रोफेसर और कोई साइंटिस्ट भी नहीं पढ़ना चाहेगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी। और हमारा ह्यूमन नेचर है कि हम कम से कम चीज़ें पढ़ना चाहते हैं। तो इसी कारण से इस चैप्टर को बनाया गया है कि अगर 118 तरह के एलिमेंट्स हमारे पास अवेलेबल हैं, तो उसको कम समय में किस तरह से हम उनकी कैरेक्टरिस्टिक की स्टडी कर सकते हैं, उनको कैसे समझ सकते हैं, कैसे पढ़ सकते हैं। ठीक है? तो इसके लिए हमको क्या करना है कि जो एलिमेंट्स सेम प्रॉपर्टी वाले होते हैं, एक समान प्रॉपर्टी वाले, उनका हम ग्रुप बना लेते हैं। जैसे हमारे पास 118 तरह के एलिमेंट्स हैं, उसमें से मान लो 10 तरह के एलिमेंट्स सेम प्रॉपर्टी वाले हैं, तो उन 10 तरह के एलिमेंट्स को एक जगह जमा कर लेंगे, उनको ग्रुप बना करके रख लेंगे और किसी एक एलिमेंट की स्टडी कर लेंगे। तो अगर आपने किसी एक एलिमेंट की प्रॉपर्टी की स्टडी कर ली, उसके गुणों को पढ़ लिया, समझ लिया, तो बाकी के सारे एलिमेंट उसी के जैसे ही तो हैं। तो किसी एक एलिमेंट की प्रॉपर्टी की स्टडी अगर हो गई, तो 10 की प्रॉपर्टी की स्टडी हो गई, ऐसा समझ लेंगे हम। तो इसलिए बहुत सारा हमको पढ़ना लिखना ना पड़े, बहुत सारी चीजें याद ना करनी पड़े, बहुत सारा मेहनत ना करना पड़े, इसलिए हम क्या करते हैं कि सेम नेचर वाले, सेम प्रॉपर्टी वाले या सेम गुण वाले एलिमेंट को एक साथ जमा करके ग्रुप बना लेते हैं। ग्रुप बनाने की प्रक्रिया को बोलते हैं क्लासिफाई करना, जो आपके चैप्टर की हेडिंग है स्क्रीन पर देखिए। क्लासिफिकेशन इसी को बोलते हैं। और यही काम पुराने जमाने के साइंटिस्टों से लेकर के आज तक के साइंटिस्ट कर रहे हैं। और वही पुराने इतिहास कुछ हमको पढ़ने हैं कि कौन कौन से ऐसे महान वैज्ञानिक थे, केमिस्ट थे, जिन्होंने शुरू से एलिमेंट्स के क्लासिफिकेशन में अपना योगदान दिया, और उनके क्या क्या नाम थे, किस प्रॉपर्टी के बिना पर उन्होंने किस टाइप का क्लासिफिकेशन बनाया, क्या क्या क्लासिफिकेशन थे, कौन कौन से एलिमेंट थे, उनका मास क्या था, ये क्या था, वो क्या था। ये सारी चीज़ें इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है? तो आइए शुरू करते हैं, और पूरे इंटरेस्ट के साथ आपको इस चैप्टर को पढ़ना है। मैं बड़े मज़े से पढ़ाऊंगा, आपको बड़ा मज़ा आने वाला है, तो बड़े मज़े से पढ़िए। देखिए, सबसे पहला टॉपिक यहाँ पर देखिए, इंट्रोडक्शन टू पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। इंट्रोडक्शन टू पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट का मतलब है एलिमेंट का क्लासिफिकेशन किस तरह से किया गया, क्यों किया गया। ठीक, तो यहाँ पर समझिए। देखिए, सबसे पहला पॉइंट, अच्छा, मैंने ये जो नोट्स यहाँ पर आपके सामने रखे हैं, ये बहुत शॉर्ट नोट्स नहीं होंगे जैसे आपको ऑनलाइन मिल जाते हैं या आपके टीचर आपको पढ़ाते होंगे, मुझे तो नहीं पता। तो ये बहुत छोटे नोट्स नहीं होंगे, शॉर्टकट में वन लाइनर नहीं होंगे, ना बहुत बड़े होंगे जैसे बुक में होता है ना पूरा पूरा पैराग्राफ। तो ना ये नोट्स बहुत बड़े होंगे, ना ये नोट्स बहुत छोटे होंगे, ये मीडियम रेंज के होंगे। तो इसमें इसको पढ़ने से, इस नोट से पढ़ने से आपको फायदा ये होगा कि आपको बुक की फीलिंग भी आएगी, और आपको नोट्स की फीलिंग भी आएगी, और आपको वीडियो लेक्चर की फीलिंग भी आएगी कि आप एक ऑफलाइन क्लास में बैठ करके किसी टीचर से पढ़ रहे हैं। तो इस तरह का आपकी फीलिंग को ख्याल में रखते हुए इन लेक्चर्स को प्रिपेयर किया जा रहा है और इन नोट्स को प्रिपेयर किया गया है। इसीलिए ये नोट्स बहुत छोटे नहीं होंगे, वन लाइनर नहीं होंगे, और बहुत बड़े भी नहीं होंगे। तो ये मीडियम रेंज के होंगे। आपको सारी चीज़ें जो आपकी बुक में, आपके सिलेबस में रखी गई हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ हम इन लेक्चर्स में कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है? तो सबसे पहले देखिए, हमारे चारों तरफ जो चीज़ें हमको नज़र आती हैं उसको हम मैटर बोलते हैं, मटेरियल। ध्यान से समझते जाइएगा, एक एक पॉइंट में बहुत आराम से समझाऊंगा और बहुत मज़े से बताऊंगा। चारों तरफ हमारे जो कुछ भी बिखरा है उसको हम क्या बोलते हैं, मैटर या मटेरियल। दोनों शब्द हम इस्तेमाल कर सकते हैं, मैटर भी बोल सकते हैं और बोलिए मटेरियल भी बोल सकते हैं। किसको मैटर या मटेरियल बोलते हैं? तो सरल शब्दों में इसका उत्तर है कि भैया किसी भी चीज को आप सेंस कर लीजिए तो उसको मैटर बोलेंगे। आप महसूस कर लीजिए, उसको सेंस कर लीजिए।
अब सेंस कैसे करोगे? आप कोई सेंसर हो क्या? तो आंसर है ईश्वर ने, नेचर ने हमारी बॉडी में 5 तरह के सेंसर रखे हुए हैं। एक सेंसर तो ये आंख है जिससे आप हमको इस वक्त देख रहे हैं, ठीक है। एक सेंसर आपकी स्किन है जो आपके मोबाइल फोन पे टच होती हैं और आप वीडियो को फॉरवर्ड कर देते हो या बैकवर्ड कर देते हो, या स्पीड बढ़ा लेते हो, या वीडियो क्वालिटी कम ज़्यादा कर लेते हो, है ना। कहने का मतलब आंख एक सेंसर है जिससे हम दुनिया को देखते हैं और ये बताते हैं कि ये चीज़ नीली नीली है, ये पीली पीली है, ये गुलाबी है, ये लाल है, ये काली है, ये सफ़ेद है। सेंस करते हैं, चीज़ों को पहचानते हैं आंख से। दूसरी चीज़ स्किन है, किसी चीज़ को टच करके हमको ये फीलिंग आती है कि ये चीज़ गर्म है, ये चीज़ ठंडी है, ये चीज़ नॉर्मल टेम्परेचर पर है। तो ये भी एक फीलिंग हम ले रहे हैं। तो जिस चीज़ को आप अनुभव कर ले रहे हो फील करके, तो वो चीज़ मटेरियल मानी जाएगी। जिस चीज़ को आप देख के बता रहे हो कि ये नीला है, ये पीला है, ये लकड़ी है, ये पत्थर है, ये आयरन है, ये सोना है, ये चांदी है, ये आदमी है, ये कुर्सी है, ये टेबल है, ये मोबाइल है, ये आप हो, है ना, ये मैं हूं, देख रहे हो ना। तो जो कुछ भी आप देख रहे हैं ये सब कुछ मटेरियल है, मैटर है। 2 सेंस मैंने आपको बता दिए सेंसर। तीसरा सेंसर है आपकी जुबान, टंग। इससे आप टेस्ट का अनुभव लेते हो कि ये चीज़ मीठी है, फीकी है, कड़वी है, खट्टी है, नमकीन है। टेस्ट कर रहे हैं ना, फीलिंग तो आ रही है, आपने सेंस कर लिया, मतलब ये आपका सेंसर है। और जिस चीज़ को सेंस किया वो चीज़ मटेरियल है, मैटर है। फिर अगला चीज़ है हमारे कान, ईयर। ये साउंड को परसीव करते हैं और ये बताते हैं कि कौन सा साउंड ज़्यादा लाउड है, कौन सा साउंड स्लो है, कहीं डीजे बज रहा है, कि कहीं भजन कीर्तन हो रहा है, तो कहीं क्या हो रहा है, तो कहीं क्या हो रहा है। समझ गए? इस तरह से ईश्वर ने बहुत सारे हमको सेंस ऑर्गन दिए हैं। नोस है, स्मेल लेके हम बताते हैं कौन सी चीज़ अच्छी खुशबू की है, कौन सी चीज़ खराब खुशबू वाली है। इस तरह से नेचर ने हमको 5 सेंस ऑर्गन दिए हैं, सेंसर दिए हैं हमारी बॉडी में, जिनको सेंस करके हम चीज़ों को सेंस करते रहते हैं, पहचानते रहते हैं, फीलिंग लेते रहते हैं। तो जिन चीज़ों की फीलिंग आप ले रहे हैं वो तमाम चीज़ें क्या कहलाएंगी? मैटर कहलाएंगी। और हमारे चारों तरफ जो कुछ भी नज़र आ रहा है वो मैटर है। मैटर की दूसरी प्रॉपर्टी ये होती है कि उसके पास कुछ जगह घेरता है, वो स्पेस होता है, उसके पास कुछ वॉल्यूम होता है, स्पेस घेर लेता है, कुछ वजन होता है, मास होता है, ठीक है। जिसको आप किसी चीज़ पे फेंकेंगे तो मास होने के कारण, वेलोसिटी आ जाने के कारण वो किसी चीज़ को फोर्स लगा के डिस्प्लेस कर सकता है, यानी वर्क कर सकता है। तो ऐसी चीज़ें मटेरियल या मैटर कहलाती हैं, ठीक है। अब मैटर को हमने कई तरह से क्लासीफाई किया है। तो सबसे बेसिक जो क्लासिफिकेशन है वो है एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर के रूप में। अब इस चैप्टर में हमको एलिमेंट ही पढ़ना है, तो आप चैप्टर की हेडिंग में देख सकते हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट किसको बोलते हैं? तो अब आगे के लेक्चर में, यानी अभी थोड़ी देर के बाद, मैं आपको पुराने लोगों की कहानियां सुनाऊंगा कि पुराने जमाने के जो हमारे केमिस्ट होते थे, साइंटिस्ट होते थे, वो लोग एलिमेंट को कैसे डिफाइन करते थे और आज एलिमेंट को कैसे डिफाइन किया जाता है। तो जो कुछ भी हमारे चारों तरफ बिखरा है मटेरियल, उसको हम 3 कैटेगरी में बांट देते हैं, एलिमेंट, मिक्सचर और कंपाउंड। एलिमेंट किसको बोलते हैं? ध्यान से समझिएगा। एलिमेंट ऐसी चीजों को बोलते हैं जो प्योर फॉर्म में होती हैं, प्योरेस्ट फॉर्म में। जैसे मिसाल के तौर पर समझिए, हाइड्रोजन एक टाइप की गैस होती है, ऑक्सीजन एक टाइप का गैस होता है, इसी तरह से गोल्ड या सिल्वर एक टाइप का मेटल होता है, या चांदी ले लो, तांबा, पीतल, लोहा, कुछ भी ले लो, मेटल है। लकड़ी मटेरियल है, लकड़ी, अब उसको मेटल तो नहीं बोल सकते ना, नॉन कंडक्टर है। तो जैसे समझना, मैंने हाइड्रोजन गैस लिया या ऑक्सीजन गैस लिया, ठीक है। हाइड्रोजन गैस किससे बनी होगी? आज के जमाने में तो हम सबको पता है कि भाई कोई भी चीज अपने एटम या मॉलिक्यूल से बनती है, ठीक है। तो हाइड्रोजन गैस अपने एटम से बना होगा। अब हाइड्रोजन गैस के अंदर सिर्फ हाइड्रोजन के एटम होंगे, क्या उसमें कोई क्लोरीन का एटम होगा, कोई ऑक्सीजन का एटम होगा, यानी किसी दूसरे एलिमेंट का एटम मौजूद होगा क्या हाइड्रोजन गैस के अंदर? आंसर है नहीं। हाइड्रोजन गैस के अंदर सिर्फ हाइड्रोजन के एटम होंगे। मान लो इतना सा मैंने हाइड्रोजन गैस लिया और इसमें मान लो 1,00,000 एटम है हाइड्रोजन गैस के, तो इसका मतलब यह है कि 1,00,000 के 1,00,000 एटम हाइड्रोजन के एटम होंगे, कोई दूसरे एलिमेंट का एटम नहीं होगा। तो यहां पर हाइड्रोजन कैसा है? प्योर है, इसमें थोड़ी सी भी इंप्योरिटी नहीं है, सिर्फ हाइड्रोजन का ही एटम मौजूद है यहां पर। तो ऐसी चीजें जो नेचर में फ्री मिलती हैं, अगर उसमें प्योर एटम मौजूद हैं, सिंगल टाइप के एटम मौजूद हैं, तो ऐसी चीजों को क्या बोलते हैं? एलिमेंट बोलते हैं। समझ में आया? ऐसी चीजों को एलिमेंट बोलते हैं। और एलिमेंट एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है। मॉलिक्यूल किसको बोलते हैं? जब 2 एटम आपस में कंबाइन हो जाए, 3 एटम कंबाइन हो जाए, 4 कंबाइन हो जाए, 400 कंबाइन हो जाए, यानी एक से ज्यादा एटम अगर कंबाइन हो गए तो जो चीज बनी उसको मॉलिक्यूल बोलेंगे। अब भैया ये 2 एटम है, ये भी तो प्योर फॉर्म में है, ये जब कंबाइन होकर कोई मॉलिक्यूल बनाएंगे तो वो भी कैसा होगा? वो भी प्योर होगा। तो प्योर चीजों को एलिमेंट बोला जाता है, ये याद रखिएगा। फिर आगे फिर हम बात करेंगे और मजे से बात करेंगे। प्योर चीजों को क्या बोलते हैं? एलिमेंट। अब सुनिए,
कोई दो एलिमेंट अगर फिक्स रेशियो में मिल गए, फिक्स रेशियो बाय मास मिल गए, तो जो नई चीज बनेगी उसको कंपाउंड बोलते हैं। कंपाउंड अपने आप में एक लंबा चौड़ा टॉपिक है, वो अभी हम डिटेल के साथ कवर करेंगे बाद में, ठीक है। तो जैसे मिसाल के तौर पर समझिए, हमने हाइड्रोजन गैस लिया, क्या लिया, हाइड्रोजन गैस, और ऑक्सीजन गैस लिया। हाइड्रोजन भी गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है, दोनों गैस को हमने कंबाइन कर दिया। लेकिन ऐसा नहीं है कि हाइड्रोजन आप कितना भी ले सकते हो, ऑक्सीजन आप कितना भी ले सकते हो, इनका मास आपको फिक्स लेना पड़ेगा। कितना कितना लेंगे, हाइड्रोजन का मास होता है 1 यूनिट और ऑक्सीजन का मास होता है 8 यूनिट या 16 यूनिट, मान लीजिए 16, ठीक है। 16 गुना भारी होता है ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन से। तो ऑक्सीजन का मास अगर 1 गुना है तो हाइड्रोजन का मास अगर 1 गुना है तो ऑक्सीजन का मास 16 गुना होगा। समझ आया कि नहीं आया? तो यहां पर देखिए, अगर हाइड्रोजन का मास 1 गुना है तो ऑक्सीजन का मास कितना होगा, इससे 8 गुना होगा। 8 गुना भारी होता है एक ऑक्सीजन, या 16 गुना कर लो, 16 गुना भारी होता है एक ऑक्सीजन। 8 तो उसका एटॉमिक नंबर होता है ना, 8 उसका एटॉमिक नंबर होता है, ठीक। तो ये 16 गुना भारी होता है। तो अगर मैंने थोड़ा सा हाइड्रोजन लिया और थोड़ा सा ऑक्सीजन लिया, इनको कैसे लिया, 1 गुना अगर मैंने हाइड्रोजन लिया तो मुझे 16 गुना क्या लेना पड़ेगा, ऑक्सीजन लेना पड़ेगा। तो ये क्या बन जाएगा, H2O। तो H2O किसको बोलते हैं, वाटर को, लेकिन वाटर के लिए 2 हाइड्रोजन लगता है, तो हम पानी बनाने के लिए हाइड्रोजन को 2 गुना लेंगे, दिख रहा है आपको ना, 2 गुना। और ऑक्सीजन को कितना लेंगे, 16 गुना, क्योंकि हाइड्रोजन डबल लगता है, ऑक्सीजन सिंगल एटम लगता है, ठीक है। और इन्हीं रेशो को जब आप एडजस्ट करेंगे, 2 और 16 है, दोनों 2 से डिवाइड होते हैं, तो इसको हम ये बोल देंगे कि देखो भैया, हाइड्रोजन आपका 1 गुना है तो ऑक्सीजन कितना होगा, 8 गुना होगा, 1:8। 16 का आधा कर दिया और इसको 2 का आधा कर दिया, तो 1 गुना हाइड्रोजन लीजिए, 8 गुना ऑक्सीजन लीजिए, तभी क्या बनेगा, पानी बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा, फिर कुछ और चीज बन जाएगी। तो जब फिक्स रेशियो बाय मास में दो चीजें, दो एलिमेंट कंबाइन होती हैं, यानी मास फिक्स लेना है, 1 गुना हाइड्रोजन के साथ 8 गुना ही ऑक्सीजन लेना है, तभी इनको मिलाने से वाटर बनेगा, नहीं तो कोई तीसरी चीज बन जाएगी अगर आपने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कम ज्यादा कर दिया तो ऐसी चीजें जब फिक्स रेशियो बाय मास मिलाई जाती हैं तो इसको क्या बोलते हैं, कंपाउंड बोलते हैं। कंपाउंड होने के लिए एक छोटी सी शर्त यह भी है कि जिस दो चीज को मिला रहे हो, इन दोनों चीजों की प्रॉपर्टी मिलने के बाद खत्म हो जाएंगी। जैसे समझना, हाइड्रोजन गैस है, लेकिन हाइड्रोजन गैस जलने वाली गैस होती है। कैसी गैस होती है, कंबसिबल। कंबसिबल मतलब होता है जलने वाली गैस। ऑक्सीजन जो गैस है, ऑक्सीजन, ये गैस सपोर्टर गैस होती है, ये खुद नहीं जलती, ये जलने में हेल्प करती है, सपोर्ट करती है। समझ रहे हैं, हाइड्रोजन खुद जलता है और ऑक्सीजन जलने में सपोर्ट करता है। अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो हाइड्रोजन भी नहीं जल पाएगा। हाइड्रोजन बिल्कुल एलपीजी गैस की तरह जलता है, जैसे आपके घर में खाना पकाने वाला सिलेंडर होता है ना, कितना तेज आग पकड़ता है, पेट्रोल में कितना तेज आग पकड़ता है, बिल्कुल उसी प्रकार से हाइड्रोजन गैस भी जलता है। ऑक्सीजन गैस खुद नहीं जलता, ऑक्सीजन गैस जलाने का काम करती है, जलवाने में मदद करती है, जलाने में। ऑक्सीजन होगी तो कोई चीज जल जाएगी, ऑक्सीजन नहीं होगी तो कोई चीज नहीं जलेगी, चाहे वो पेट्रोल ही क्यों ना हो, हाइड्रोजन गैस ही क्यों ना हो। तो नेचर समझना, देखना, हाइड्रोजन जलने वाली गैस है और ऑक्सीजन जलाने वाली गैस है, सपोर्ट करने वाली गैस। लेकिन इन्हीं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जब हम 1:8 के रेशियो में कंबाइन करते हैं तो वाटर बनता है, पानी। तो ये नई चीज बन गई, पानी। ये पानी क्या है, कंपाउंड। अब इस पानी का नेचर क्या है, किससे बनी है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। लेकिन हाइड्रोजन खुद जलती है, ऑक्सीजन खुद जलाती है, और ये दोनों मिलकर के जब H2O पानी बनाते हैं तो पानी न खुद जलती है न जलने में हेल्प करती है, बल्कि जलती हुई चीज को बुझा देती है। यानी पानी के पास एक नई प्रॉपर्टी आ जाती है, इसी चीज को कंपाउंड बोलते हैं। आया समझ में? तो जो दो एलिमेंट कंबाइन हो रहे हैं उनकी अपनी प्रॉपर्टी जो होगी सो होगी। जब ये मिल करके एक तीसरी चीज बना देंगे, जैसे पानी बना दिया, वाटर बना दिया, तो इन दोनों की अपनी प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगी और वाटर के पास एक नई प्रॉपर्टी आ जाएगी। जब ऐसा होगा तो जो चीज बनेगी उसको कंपाउंड बोलेंगे। तो फिलहाल के लिए कंपाउंड इतना काफी है। मिक्सचर है हमारा अगला चीज। मिक्सचर बोलते हैं कोई भी दो चीज किसी भी रेशियो में मिला दीजिए, आपसे कोई नहीं पूछेगा कितना मिलाए कितना नहीं मिलाए। जैसे 1 गिलास पानी में आपने थोड़ा सा नमक मिला दिया, थोड़ा सा शक्कर मिला दिया, घोल दिए, या 1 मुट्ठी शक्कर मिला दो, 10 मुट्ठी शक्कर मिला दो, आपकी मर्जी। तो ऐसे कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं, मिक्सचर बोलते हैं।
ठीक है। तो हमारे चारों तरफ जो मटेरियल फैला हुआ है वो मटेरियल 3 टाइप से हमने कैटेगरी में बांट रखा है। कुछ मटेरियल को एलिमेंट बोलते हैं जो प्योर फॉर्म में होते हैं, और कुछ मटेरियल जो फिक्स मास में मिल के एक तीसरी चीज बना देते हैं जिसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है, उसको कंपाउंड बोलते हैं। और किसी भी रेशियो में मिक्स करने वाले किसी भी कॉम्बिनेशन को या सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, मिक्सचर बोलते हैं। हालांकि ये सब अपने आप में बड़े बड़े टॉपिक्स हैं, वो बाद में फिर कभी अगली क्लास में आप समझेंगे, हायर सेक्शन में जब आप पहुंचेंगे तब। आगे देखिए, डिड वी ऑलवेज क्लासिफाई सब्सटेंस इन दिस वे, क्या हम हमेशा सब्सटेंस को इसी तरह से क्लासिफाई करते हैं? जो ऊपर मैंने बताया कि मटेरियल को हमने एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर के रूप में क्लासिफाई किया है। तो देखिए, हम यहां पर केस किसका लेंगे, एलिमेंट का, क्योंकि हमको एलिमेंट ही पढ़ना है। तो द हिस्ट्री ऑफ एलिमेंट इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड इट टुक अ वेरी लॉन्ग टाइम फॉर साइंटिस्ट टू अंडरस्टैंड विच सब्सटेंस वेयर एलिमेंट्स एंड विच वेयर नॉट। इसमें से खाली एलिमेंट को उठाइए, सिर्फ एलिमेंट को, तो पुराने जमाने के साइंटिस्टों से लेकर के आज के जमाने तक के जो साइंटिस्ट हैं, इतना लंबा समय हमको लगा है ये समझने के लिए कि कौन सी चीज एलिमेंट होती है और कौन सी चीज एलिमेंट नहीं होती है। ये वही बात है जो थोड़ी देर पहले मैं आपको कह रहा था कि मैं अभी नया डेफिनेशन आपको सुनाऊंगा एलिमेंट का, जो पुराने साइंटिस्ट मानते थे, तब आपको समझ में आएगा। तो एक लंबा समय हमको लगा ये पहचानने के लिए कि कौन सा मटेरियल एलिमेंट होता है, कौन सा मटेरियल एलिमेंट नहीं होता है, किसको एलिमेंट बोलना है, किसको एलिमेंट नहीं बोलना है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो आइए थोड़ा सा समझते हैं, अगली स्लाइड में चलते हैं। तो उसके पहले भाई आप सबको पता है कि हमारे कोर्सेज जो है अवेलेबल हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, तो ये थोड़ा सा इतिहास मैंने यहाँ पर नोट किया, हिस्ट्री। ये आपकी बुक की तरह ही हमारे सिलेबस चलेंगे, याद रखिए। जैसा भी आपका स्टेट बोर्ड की किताब है या जहाँ से भी आप पढ़ रहे हैं, बिल्कुल अकॉर्डिंग टू आपकी किताब ही हमारे सिलेबस चलेंगे, ठीक है। टॉपिक भी वैसे चलेगा। एलिमेंट्स देन एंड नाउ, यानी पुराने जमाने में एलिमेंट को कैसे कैटेगराइज किया जाता था, कैसे पहचाना जाता था, और आज के जमाने में एलिमेंट को कैसे पहचाना जाता है। तो आज के जमाने वाला तो मैंने आपको बता दिया कि प्योर फॉर्म में जो भी फ्री एग्जिस्ट करता है नेचर में, उसको हम एलिमेंट मानते हैं, ठीक है। वो एलिमेंट एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है। एटम भी कई टाइप के होते हैं, मॉलिक्यूल भी कई टाइप के होते हैं, वो दूसरी चीजें हैं। अब थोड़ा सा समझिएगा ना। अकॉर्डिंग टू द फिलोसफर एरिस्टोटल, एक फिलोसफर थे जिसका नाम क्या था, एरिस्टोटल। ये नाम याद रहेगा, एरिस्टोटल। ये फिलोसफर थे। फिलोसफर बोलते हैं कहानियां सुनाने वाले को, मनगढ़ंत कहानियां, बेकार कहानियां, रद्दी कहानियां, जिसका कोई सिर पैर नहीं होता, उसको फिलोसफर बोलते थे पुराने जमाने के। आजकल तो काफी अच्छे फिलोसफर हैं, ठीक है। इनका टाइम पीरियड देखिए, 384 से 322 बीसी। बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा मसीह के जन्म से भी 300-400 साल पहले की बात है। तब ये थे, एरिस्टोटल नाम के फिलोसफर थे। उनका ये मानना था कि हमारा ये जो पूरा यूनिवर्स है, सिर्फ आप मैं, ये चारों तरफ के दिखने वाले मटेरियल नहीं, हमारी अर्थ नहीं, ये पूरा ब्रह्मांड, पूरा यूनिवर्स किन चीजों से मिलकर के बना है। तो इन्होंने बोला कि भैया, एरिस्टोटल ने बताया कि 5 एलिमेंट से मिलकर के तमाम चीजें बनी है, पूरा यूनिवर्स बना है। कौन कौन सी चीजें? नंबर 1, पहली चीज क्या है, अग्नि। पहली चीज क्या है, अग्नि, फायर। दूसरी चीज क्या है, जल, जल यानी पानी। तीसरी चीज क्या है, वायु, हवा। चौथी चीज क्या है, पृथ्वी। और पांचवी चीज क्या है, नभ यानी आकाश, यानी ईथर, ठीक है। तो उनका यह मानना था एरिस्टोटल का कि पूरी दुनिया ये 5 तरह की चीजों से मिलकर के बनती है। किससे? अग्नि से, पानी से, हवा से, पृथ्वी से और आकाश से। इसको पांचों को मिला के हम लोग बोलते हैं 5 एलिमेंट्स को पंच तत्व। ये जो 5 एलिमेंट लिखे ना, 5 एलिमेंट्स, इन 5 एलिमेंट्स को क्या बोला जाता है हिंदी में? पंच तत्व। और ये आज भी चलता है भैया। हमारे यहाँ कई हमारे भाई ऐसे हैं जो आज भी ये बिलीव करते हैं कि हमारा शरीर जो है वो पंच तत्व से मिलकर के बना है, और एक दिन जब हम मर जाते हैं तो हमारा शरीर जो है पंच तत्व में विलीन हो जाता है। तो आज भी ये धारणाएं हैं। ये देखिए कहाँ से स्टार्ट हुआ था, ईसा मसीह से भी 400 साल पहले से ये धारणाएं थी, और आज तक हैं, और मेरे ख्याल से रहती दुनिया तक रहेंगी ये धारणाएं, जब तक ये दुनिया रहेगी तब तक, ठीक है। लेकिन बाद में देखिए एक दूसरे ब्रिटिश साइंटिस्ट आए। कब? ये अभी अभी की बात है, 400-500 साल पहले। 1627 से 1691 इनका टाइम पीरियड है। इनका नाम क्या था? रॉबर्ट बॉयल। ये बड़े फेमस पर्सनालिटी हैं केमिस्ट्री की दुनिया के। इनके बहुत सारे लॉस आगे चल के क्लास 11th में आप पढ़ेंगे केमिस्ट्री में। गैस से रिलेटेड बहुत सारे नियम इन्होंने बनाए थे। इनके नियम का नाम ही है बॉयल्स लॉ। आगे चार्ल्स लॉ पढ़ेंगे, बॉयल्स लॉ पढ़ेंगे, ऐसे बहुत सारे नियम पढ़ेंगे। उसमें से बॉयल का एक नियम है गैस से रिलेटेड, कि टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम का क्या होता है, घटता है, प्रेशर का क्या होता है, ये सारी चीजें 11th में आप पढ़ेंगे। तो फेमस पर्सन है, नाम आपको याद रखना है। इन्होंने बोला, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट इन्होंने किए मैटर से रिलेटेड, एलिमेंट से रिलेटेड, और जब
अपने रिसर्च किए, उनको रिसर्च का परिणाम मिला, तो उन्होंने ये बोला कि भैया ईसा मसीह से जो 400 साल पहले आदमी था एरिस्टोटल, उन्होंने जो ये बोला था पहले पुराने जमाने में कि पूरी दुनिया, पूरा यूनिवर्स 5 चीजों से मिलकर के बना है, फायर, वाटर, अर्थ, एयर एंड ईथर। ये जितने पंच तत्व के नाम उसने गिनाए थे, ये पांचों एलिमेंट ही नहीं है। तो रॉबर्ट बॉयल ने क्या किया कि पुराना जो हमारा एरिस्टोटल का प्रिंसिपल था, उस तमाम एरिस्टोटल के प्रिंसिपल में जितनी चीजें एलिमेंट के तौर पर गिनाई गई थी, पंच तत्व के तौर पर गिनाई गई थी, उन पांचों चीजों को इसने बोल दिया कि तुम एलिमेंट ही नहीं हो, जाओ भाड़ में। ठीक है, तुम एलिमेंट ही नहीं हो, तुमसे बाकी चीजें क्या बनेंगी। समझ आए बात। पूरी दुनिया किससे बनी हुई है? देखो, मैटर 3 तरह से क्लासिफाई किया गया है, एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर। तो मैटर जो है एलिमेंट से ही बना होगा ना, एलिमेंट टुकड़ा है, मैटर का हिस्सा है, तो बहुत सारे एलिमेंट कंबाइन होकर के मटेरियल बनाते होंगे। तो इन्होंने ये बोल दिया कि भैया पूरी दुनिया, एरिस्टोटल ने बोला पूरी दुनिया, पूरा ब्रह्मांड, पूरा यूनिवर्स 5 तत्व से मिलकर के बना है, फायर, वाटर, अर्थ, एयर, ईथर। और बाद में जब रॉबर्ट बॉयल आए, उन्होंने बोला कि ये जो 5 चीजें एरिस्टोटल गिना के गया है या गए हैं, अदब के साथ नाम ले लेते हैं क्योंकि भैया फिलोसफर थे, तो ये 5 चीजें जो एरिस्टोटल बता करके गए हैं, ये खुद ही एलिमेंट नहीं है। तो जब ये खुद एलिमेंट नहीं है, तो ये मिल करके कैसे किसी मैटर का निर्माण कर सकते हैं? तो ये अपने आप में खुद ही एक एलिमेंट नहीं है, कोई भी एलिमेंट नहीं है। इसलिए देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट ही कंक्लूड that the 5 elements described by Aristotle were not actually element। एरिस्टोटल ने जो 5 एलिमेंट गिनाए थे, वो अपने आप में खुद ही एलिमेंट नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलिए। फिर देखिए, थोड़ा सा और इतिहास में ले रहा हूं। फिर 18वीं शताब्दी आई। 18वीं शताब्दी मतलब अभी हम कौन सी शताब्दी में थे? 16वीं शताब्दी, 17वीं शताब्दी। यहां देखिए, ये जो टाइम पीरियड आपको दिख रहा है ना, ये 1626 से 1691, ये लगभग 17वीं सेंचुरी है। अब हम आगे 18वीं सेंचुरी में। यहां पर एक फ्रेंच साइंटिस्ट आए जिनका नाम था लेवॉइजर। क्या नाम था? फ्रेंच साइंटिस्ट लेवॉइजर। ये नाम भी आपको याद रखना है। ही आइडेंटिफाइड एन एलिमेंट एज ए सब्सटेंस दैट कुड नॉट बी डिकम्पोज्ड और ब्रोकन डाउन इन द सिंपलर सब्सटेंस। ठीक है, इसको समझिएगा। तो 18वीं शताब्दी में एक और साइंटिस्ट आए जिनका नाम क्या था? लेवॉइजर। ये नाम याद रहेगा आपको, थोड़ी देर के लिए याद रख लीजिए आज के लेक्चर के टाइम पर। ठीक है, इन्होंने ये बोला कि देखो भैया, पुराने जमाना छोड़ो, पुरानी जमाने गई, पुराना जमाना गया, पुरानी बातें खत्म, नई बातें आ गई। इन्होंने ये बोला कि देखो, एलिमेंट ऐसी चीजों को बोलेंगे जो और ज्यादा नहीं टूट सकती। यानी किसी चीज को हम तोड़ेंगे तो वो चूरा चूरा होगा, अब उसको और तोड़ते जाइए, तोड़ते जाइए, तोड़ते जाइए, तोड़ते जाइए, एक टाइम ऐसा आएगा कि वो इतना छोटा हो जाएगा कि उससे छोटा आप और नहीं तोड़ सकते उसको। तो जब वो सबसे छोटा हो गया, कोई भी मटेरियल सबसे छोटे रूप में आ गया और आप फर्दर उसको नहीं डिकम्पोज कर पा रहे हैं, उसको फर्दर ब्रेक नहीं कर पा रहे हैं, तो वो चीज कहलाएगी एलिमेंट। जिस चीज को ब्रेक किया जा सकता है, जो टूट जाएगा, वो एलिमेंट नहीं कहलाएगा। आया समझ में? ये किसने बताया? लेवॉइजर ने बताया। ही डिफाइंड एन एलिमेंट। देखिए क्या डेफिनेशन दी एलिमेंट का। एलिमेंट इज ए सब्सटेंस। एलिमेंट वो चीजें होती हैं दैट कुड नॉट बी डिकम्पोज्ड और ब्रोकन डाउन इनटू इट्स सिंपलर सब्सटेंस, जिसको फर्दर डिकम्पोज नहीं किया जा सकता, छोटी चीजों में नहीं तोड़ा जा सकता। तो ऐसी चीज को क्या बोलते हैं? एलिमेंट बोलते हैं। जो टूट गया वो एलिमेंट नहीं है, और जो नहीं टूट रहा है वो एलिमेंट है। यानी फर्दर अगर डिकम्पोज हो गया अपने सिंपलर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में जिससे वो बना है, तो वो एलिमेंट नहीं है। लेकिन जो चीज टूटेगा नहीं, उसको क्या बोलेंगे? एलिमेंट बोलेंगे। ये लेवॉइजर ने डेफिनेशन दिया। और लेवॉइजर एक जीनियस आदमी था जिसने इतने सारे एलिमेंट में से 33 एलिमेंट थे उनके अराउंड, जब वो कैटेगरी बना रहे थे, एलिमेंट के डेफिनेशन बना रहे थे, 33 एलिमेंट का ऑलमोस्ट उन्होंने लिस्ट बनाया था 118 एलिमेंट में से। और ये पहले आदमी थे जिन्होंने एलिमेंट में मेटल और नॉन मेटल को पहचाना था कि कौन सी चीजें नॉन मेटल होती हैं और कौन सी चीजें मेटल होती हैं। सबसे पहले क्लासिफिकेशन करने वाले लेवॉइजर ही थे। ठीक है, तो यहां पर मैं ये बता रहा हूं कि भैया अकॉर्डिंग टू लेवॉइजर कौन सी चीज एलिमेंट मानी जाएगी? आंसर है उन चीजों को एलिमेंट बोलेंगे जो फर्दर नहीं टूट सकते। जैसे मैं मिसाल यहां पर एक लिखा हूं, आप नोट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे हमने पानी का एग्जांपल लिया है, वाटर का। वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? आप सबको पता है, वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। यानी पानी किससे बना हुआ है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। हाइड्रोजन गैस होती है, ऑक्सीजन भी गैस होती है। तो वाटर किससे बना हुआ है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। तो अगर मैं वाटर के मॉलिक्यूल को तोड़ दूं,
वाटर एक मटेरियल है, अगर मैं वाटर को ब्रेक करूं तो वाटर किस में टूट जाएगा, जिससे वो बना है, किससे बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। तो वाटर को ब्रेक करने से वाटर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाएगा। तो वाटर टूटा अपने छोटे छोटे पार्टिकल में, तो वाटर को एलिमेंट नहीं बोलना है। अगर वाटर नहीं टूटता तो वाटर एलिमेंट बन जाता अकॉर्डिंग टू लेवाइजर। लेकिन अगर वाटर का मॉलिक्यूल टूट के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बन गया तो फिर वाटर क्या नहीं है, एलिमेंट नहीं है। इसी प्रकार से बिल्कुल देखिए, हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पर पहुंच गए। अगर 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 हाइड्रोजन को फर्दर हमने तोड़ा और ऑक्सीजन को फर्दर हमने तोड़ा, अगर ये नहीं टूटते हैं तो हाइड्रोजन को हम क्या मान लेंगे, एलिमेंट, ऑक्सीजन को हम क्या मान लेंगे, एलिमेंट। लेकिन अगर ये टूट जाते हैं तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हम एलिमेंट नहीं मानेंगे। ये अकॉर्डिंग टू लेवाइजर बात हो रही है, ठीक है। फिर देखिए थोड़ी सी इतिहास के बारे में यहां पर हम समझते हैं। लेवाइजर ने क्या किया, 33 एलिमेंट को लिस्ट डाउन किया कि ये भैया ये 33 चीजें मैं बता रहा हूं ये एलिमेंट है। यानी उन्होंने तोड़ तोड़ के देखा, 33 उनको ऐसी चीजें मिली जो फर्दर नहीं टूट रही थी। तो उन्होंने बोला कि ये 33 चीजें मैंने लिस्ट बनाई है, ये 33 की 33 चीजें क्या हैं, एलिमेंट हैं। और हमारे पास 118 तरह के एलिमेंट है, उसमें से 33 चीजों को इन्होंने लिस्ट आउट कर दिया कि ये एलिमेंट है। अब इस तरह से पढ़ना, 118 एलिमेंट को चेक करना कि कौन सी चीज टूट रही है, कौन सी नहीं टूट रही है, कौन एलिमेंट है, कौन एलिमेंट नहीं है, ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग चीज है और ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। क्योंकि कम एलिमेंट में तो चलिए ये चल जाएगा, लेकिन अगर बहुत सारे एलिमेंट हैं तो फिर हम इस तरह से स्टडी नहीं कर सकते, ठीक है। इसीलिए फिर हमको क्लासिफिकेशन की जरूरत पड़ी। आगे बढ़ते हैं। तो अगला हमारा टॉपिक है, देखिए वाई अरेंज एलिमेंट। एलिमेंट को क्यों अरेंज करें भाई, नहीं अरेंज करेंगे तो क्या समस्या है, ऐसे ही पढ़ लेंगे। तो ऐसे ही पढ़ लेंगे तो मैंने आपको बताया ना कि भैया अरेंजमेंट करना हमारी डेली लाइफ का एक हिस्सा है, ठीक है। विदाउट क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, थोड़ा सा यहां पर ध्यान देंगे, अगर हमने एलिमेंट को क्लासिफाई नहीं किया और वैसे ही स्टडी करने लग गए, सो इट वुड बी एक्सट्रीमली डिफिकल्ट एंड टाइम कंज्यूमिंग टू इंडिविजुअली स्टडी द केमिस्ट्री ऑफ ऑल द एलिमेंट्स। एक एक एलिमेंट की प्रॉपर्टी स्टडी करना, जैसे मैं शुरू में बता रहा था, ये इतना मुश्किल काम हो जाएगा क्योंकि बहुत सारे एलिमेंट हैं और हर एलिमेंट की इस तरह से अलग अलग स्टडी करना इतना टीडियस वर्क है कि आप कर ही नहीं पाएंगे। और इतनी सारी चीजें याद रखना, हमारा ब्रेन इतने सारा मेमोरी नहीं है वहां पर जो हम इतना सारा डाटा वहां पर भर दें। तो हम इंसान है भैया, इंसान चाहता है कि हम कम से कम चीजें जो है अपने ब्रेन में रख सकें। इसीलिए हम कम से कम चीजें याद रखना चाहते हैं। तो बहुत सारे एलिमेंट है तो हम उनकी ग्रुपिंग बनाएंगे और एक ग्रुप कैसे रखेंगे, सेम सेम प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट की रखेंगे। तो एक की स्टडी अगर हम कर लेंगे प्रॉपर्टी की किसी एक एलिमेंट की, तो सबकी स्टडी हो जाएगी। इस तरह से हम काम चोर बन जाएंगे और कम समय में ज्यादा चीजों की स्टडी कर लेंगे, ठीक है। Hence, to simplify and systematize the study of elements and their compounds, they are classified into ग्रुप्स और पीरियड्स। इसीलिए सिस्टमेटिक तरीके से एलिमेंट की स्टडी करने के लिए उनको ग्रुप्स में, पीरियड्स में क्लासिफाई किया गया, रखा गया, ग्रुप बनाया गया, सेम सेम प्रॉपर्टी देखते हुए, ठीक है। और अरेंज हम क्यों करते हैं भाई, एलिमेंट अरेंज इसलिए करते हैं कि हमारी डेली लाइफ का हिस्सा है, हम चीजों को अरेंज करते हैं। अपने घर में आप देख लीजिए, किचन में जाइए, मम्मी को बोलिए कि मम्मी आपने मसाला कहाँ पर रखा हुआ है खाना पकाने के लिए। अब आप सोचिए, अगर आपके घर में किचन के अंदर मसाला तो कई टाइप का होता है ना, तो अगर किचन के अंदर एक मसाला एक कोने में पड़ा है, दूसरा मसाला दूसरे कोने में पड़ा है, नमक तीसरे कोने में है, धनिया चौथे कोने में है, पानी कहीं और रखा है, यानी मसाले भी कई वैरायटी के होते हैं, उसमें नमक भी है, मिर्च भी है, धनिया भी है, हल्दी भी है, थोड़ा सा सब्जी मसाला भी है, थोड़ा सा चिकन मसाला भी है, थोड़ा सा मटन मसाला भी है, ऐसे करके बहुत तरह के मसाले हो जाते हैं। अब अगर ये सारे मसाले हम अलग अलग जगह रख दें तो फिर ढूंढने में बहुत दिक्कत होगी। लेकिन अगर हमको सब्जी पकाना है तो आप देखते हैं कि आपकी मम्मी क्या करती है, एक छोटा सा बैग निकालती है, थैला प्लास्टिक का, और उसी के अंदर सब कटोरी के अंदर सारे मसाले एक साथ जमा रहते हैं। तो हमने क्या किया, मसाले का एक ग्रुप बना दिया है। बिल्कुल इसी प्रकार जब आप ग्रोसरी की दुकान में जाते हैं किराना सामान खरीदने के लिए, और हम पूरे महीने का राशन लेने गए हैं, पूरी लिस्ट हमारे पास लंबी चौड़ी, तो महीने के राशन में तो हर चीज है, सिर्फ खाने की चीजें नहीं है, उसमें चावल भी है, दाल भी है, आटा भी है, शक्कर भी है, गेहूं भी है, तेल भी है, साबुन भी है, ब्रश मंजन भी है, शैम्पू भी है, हर चीज है। तो अब आप दुकानदार को बोलोगे, लिस्ट दिखाओगे, और मान लो आपने 100 तरह के आइटम लिखे हैं अपनी लिस्ट में और 100 अलग अलग आइटम लिखे हैं, तो दुकानदार तो भैया पागल हो जाएगा अगर उसको 100 आइटम निकालना है अपनी दुकान से। तो वो एक सामान निकालने के लिए इधर दौड़ रहा है, दूसरा मसाला निकालने के लिए उधर दौड़ रहा है, तीसरा मसाला निकालने के लिए ऊपर चढ़ गया छत में। तो ऐसे में तब तो वो कर चुका दुकानदारी, और आपका सामान निकालने में उसको 3 दिन लग जाएगा। तो दुकानदार क्या करता है, ड्रॉर बनाता है, यानी एक तरफ पूरे मसाले 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 रहेंगे, दूसरी तरफ पूरा साबुन 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 रहेगा नहाने वाला, एक तरफ
कपड़े वाला साबुन रहेगा, एक तरफ शैम्पू 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 रहेगा, एक तरफ कंडीशनर 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 रहेगा, एक तरफ नमकीन 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 रहेगी, एक तरफ बिस्किट 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 रहेगी। समझ रहे हैं? यानी वो ग्रुप बना के रखता है ताकि कोई भी कस्टमर आए, उसने ऑर्डर किया तो वो उसको पता है कि ये सामान किस ग्रुप में रखा है, वो ग्रुप में हाथ डालेगा, वहां से निकाल लाएगा। जैसे बिस्किट के 100 कैटेगरी यहाँ पर रखे हुए हैं। बिस्किट से याद आया, विश की किट ठीक है, विश की किट, बिस्कुट जिसमें विश जो है कूट कूट के भरा हो, कम खाया करो बिस्कुट, ठीक है, विश की किट। देखते हो ना आजकल मीम्स आता है, ठीक, समझ गए होगे। ओके, तो अरेंजमेंट हमारी डेली लाइफ का हिस्सा है, हम हर चीज को अरेंज करके रखना चाहते हैं। घर में देखो, कपड़े हम बड़े अरेंज करके रखते हैं, पहनने वाले कपड़े अलग रखे जाते हैं, बेड में बिछाने वाले कपड़े अलग रखे जाते हैं, सोफा में बिछाने वाला कपड़ा अलग रखा जाता है। पहनने वाले कपड़ों में देखिए, गर्मी के सीजन में पहनने वाले कपड़े अलग हम रखते हैं, अरेंज करके ग्रुप बना के, ये गर्मी वाले कपड़े हैं। ठंडी के सीजन में पहनने वाले स्वेटर, जैकेट, इनर, ये सारी चीजें अलग रखते हैं। तो देख रहे हैं जब हम कपड़ों में कितना एहतियात रखते हैं, ग्रुप बना के रखते हैं कपड़ों के अंदर। फिर नॉर्मल घर में पहनने वाले कपड़े अलग होते हैं, पार्टी में पहनने वाले कपड़े अलग होते हैं, स्कूल जाने वाले कपड़े अलग होते हैं। आप समझ रहे हैं? यानी हर चीज में ग्रुप हमको बनाना है, अरेंजमेंट करना है। अरेंजमेंट तो हमारी लाइफ का हिस्सा है, इसीलिए इतना सारा एलिमेंट हमको स्टडी करना है, तो भैया अरेंजमेंट तो बनता है, स्वाभाविक सी बात है। अब हम इस अरेंजमेंट को करेंगे कैसे, ठीक है, उसके बारे में हम यहां पर स्टडी करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले कुछ पुरानी चीजें जो क्लास 9th में आपने पढ़ी हैं, जो इस चैप्टर में जगह जगह पर यूज होंगी, उसको थोड़ा सा हम यहाँ पर लिस्ट डाउन करते हैं और आपको थोड़ा सा याद दिलाने की कोशिश करेंगे। जैसे क्या क्या, एक बड़ा पॉपुलर शब्द है एटॉमिक नंबर। क्या होता है, किसको बोलते हैं, क्योंकि आगे हम बार बार यही हल्ला करेंगे। फिर एटॉमिक वेट, हालांकि इसको एटॉमिक वेट हम अभी नहीं कहेंगे, एटॉमिक वेट आप 11वीं से पढ़ना सीखते हैं। इसको हम कहेंगे मास नंबर। जैसे पहला वाला एटॉमिक नंबर लिखा है ना, इसको क्या बोलेंगे, हमको बेसिकली मास नंबर समझना है, एटॉमिक वेट नहीं समझना है। तो ये आपकी पुस्तक में थोड़ा सा झोल झाल है ना, एटॉमिक नंबर या मास नंबर, ठीक। तीसरी चीज हमको समझना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट, और ये सारी चीजें क्लास 9th में आपने पढ़ी हुई है, मैं थोड़ा सा याद दिलाता हूं। एटॉमिक नंबर हम बोलते हैं किसी भी एटम के अंदर कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन हैं। प्रोटॉन, प्रोटॉन तो समझते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आप सब समझते हैं, ठीक है। तो किसी एटम के अंदर या किसी एलिमेंट के अंदर कितने प्रोटॉन मौजूद हैं, उस प्रोटॉन की गिनती जो होगी, न्यूक्लियस के अंदर होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो हमको सिर्फ प्रोटॉन काउंट करना है। एक एटम के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर उसके जितने प्रोटॉन होते हैं, उन प्रोटॉन को गिनिए, वही नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या कहलाता है, उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर कहलाता है, उसको एटॉमिक नंबर बोला जाता है। सो व्हाट इज एटॉमिक नंबर? सो दिस इज नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन एन एटम्स। किसी एटम में कितने प्रोटॉन पड़े हुए हैं, उस प्रोटॉन की गिनती क्या कहलाती है, एटॉमिक नंबर कहलाती है। जैसे कुछ एग्जांपल से हम यहां पर समझते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे सबसे पहले हमने लिया हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का सिंबल H होता है, हाइड्रोजन के अंदर एक प्रोटॉन होता है, तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा, 1। 1 प्रोटॉन तो 1 एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर हम यहां लिखते हैं, इस तरफ दिख रहा है। इसी प्रकार से मान लीजिए मेरे पास है हीलियम, हीलियम का सिंबल होता है He, ठीक है। मैं अब इसके नाम थोड़े से लिखे दे रहा हूं, बाकी आपको समझना चाहिए, ठीक है। ये है हीलियम। हीलियम में 4 प्रोटॉन होते हैं, या सॉरी 2 प्रोटॉन होते हैं, तो इसका एटॉमिक नंबर हो जाता है 2, ठीक है। हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 2। इसी प्रकार से एक एलिमेंट है कार्बन, उसका सिंबल होता है C। कार्बन में 6 प्रोटॉन होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, तो इसका एटॉमिक नंबर कितना हो जाता है, 6। यानी जितने प्रोटॉन वही उसका एटॉमिक नंबर। इसी प्रकार से सोडियम, सोडियम का सिंबल होता है Na, इसको बोलते हैं सोडियम। सोडियम के अंदर 11 प्रोटॉन होते हैं, इसलिए इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11। तो एटॉमिक नंबर का मतलब समझ में आया, सिर्फ मीनिंग समझना आपको और कुछ नहीं करना। ये हम पुरानी क्लास 9th की चीजों को रिकॉल कर रहे हैं, एक बार याद कर रहे हैं। तो एटॉमिक नंबर का मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन, एक एटम में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो आप नंबर ऑफ प्रोटॉन को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हैं, यानी एटॉमिक नंबर को नंबर ऑफ प्रोटॉन भी बोला जा सकता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बोला जा सकता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक। और प्रोटॉन अलग अलग होने से ही एलिमेंट अलग अलग हो जाते हैं, याद रखिएगा।
एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से अलग क्यों है, हमने दो अलग अलग नाम क्यों रखे हैं अलग अलग एलिमेंट का, यानी एक हाइड्रोजन बनाया तो एक हीलियम क्यों बना दिया, उसको भी हाइड्रोजन ही बोले रहते, तो उसमें अंतर क्या है, हाइड्रोजन के अंदर एक प्रोटॉन होता है और हीलियम के अंदर दो, तो प्रोटॉन की संख्या बदल गई तो एलिमेंट का नेचर भी बदल गया, उसका प्रारूप बदल गया, उसकी खूबी, उसकी प्रॉपर्टी, उसका गुण, उसका मास सब बदल गया। तो प्रोटॉन के चेंज होने से एलिमेंट चेंज हो जाता है, इसीलिए प्रोटॉन की संख्या एटॉमिक नंबर कहलाती है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगली चीज है एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट तो बेसिकली बोला जाता है मास ऑफ वन एटम, लेकिन अभी आपको एक एटम का मास नहीं पढ़ना है, ये हमारा टॉपिक नहीं है। यहां पर हमको पढ़ना है मास नंबर। एटॉमिक वेट से यहां पर मतलब है मास नंबर, और मास नंबर होता है, ध्यान से सुनिएगा, मास नंबर हम बोलते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का टोटल संख्या जोड़ लीजिए न्यूक्लियस के अंदर, जितना भी टोटल संख्या आएगा वो उस एलिमेंट का या उस एटम का मास नंबर कहलाएगा, उसी को आप एटॉमिक वेट भी बोल सकते हैं जनरल शब्दों में। हालांकि एटॉमिक वेट अलग चीज होता है, मास नंबर अलग चीज होता है, लेकिन 10वीं के लेवल तक आप समझ सकते हैं कि दोनों एक ही चीज होता है। तो व्हाट इज एटॉमिक वेट, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, यानी न्यूक्लियस के अंदर जो जो चीजें रहेंगी उसको गिन लेना है, तौलना नहीं है। इसका नाम भले मास है लेकिन तौलना नहीं है, उसको गिनना है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किसको बोलते हैं, आंसर है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बोलते हैं इलेक्ट्रॉन को किसी एटम के अंदर किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। जैसे समझिएगा, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6। एटॉमिक नंबर 6 का मतलब यह है कि इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे, 6, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, दोनों बराबर बराबर रहते हैं, तो प्रोटॉन जितने हैं उतने ही क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन, ये भी कितना होगा, 6। तो एक एटम में इलेक्ट्रॉन को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, वो डिस्ट्रीब्यूशन का डिजाइन जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कहलाता है। इलेक्ट्रॉन को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, जैसे हम ये बना लेते हैं अंदर न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस है मान लो, इसके अंदर कितने प्रोटॉन होंगे, 6 ठो, तो आप 6 प्लस साइन बना सकते हैं, फिलहाल के लिए भी हम इसको ऐसे छोड़ देते हैं। इसके बाहर हम लोग बनाते हैं ऑर्बिट, ये पहला ऑर्बिट है, पहले ऑर्बिट में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन की जगह होती है, तो इस तरह से लुईस स्ट्रक्चर हम बनाते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर रख दिए, हमारे पास 6 ठो इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन आ गए पहले ऑर्बिट में, फिर हम बनाते हैं दूसरा ऑर्बिट, ये हमने बनाया दूसरा ऑर्बिट, 2 इलेक्ट्रॉन खर्च हो चुके, 6 में से 2 चले गए तो कितने बचे, 4, तो 4 इलेक्ट्रॉन हम यहां बना देंगे, 1 2, ये हो गया 3 और ये हो गया 4, ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन, ये तीसरा इलेक्ट्रॉन, ये चौथा इलेक्ट्रॉन, समझ आया। तो ये जो किया हमने, इसी चीज को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो शॉर्टकट में लिख रहा हूं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ 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 कार्बन। कार्बन एटम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है, देखिए इलेक्ट्रॉन कैसे कैसे भरे, पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन, तो ये 2,4 जो है यही इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कहलाता है। बिल्कुल इसी प्रकार से अगर मुझे सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करना है, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11, मतलब इसमें प्रोटॉन कितने होंगे, 11, और इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 11, यानी 11 इलेक्ट्रॉन भरना है। तो पहले ऑर्बिट में तो 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, दूसरे ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे, दोनों मिला के कितने इलेक्ट्रॉन भरा गए, 2 और 8 10, होते कितने हैं, 11, एक और बचा, तो अब लास्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। इस तरह से इलेक्ट्रॉन को भर के दिखाना, ये क्या कहलाता है, दिस इज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आई होप आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये पुरानी चीजें 9th की जो हमने रिकॉल कर ली, अब हम आगे बढ़ेंगे। अब एक छोटा सा क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, इसी क्वेश्चन पर हम इस लेक्चर को खत्म करेंगे, उसके बाद फिर मेन टॉपिक हमारे यहां से शुरू होंगे। देखिए सवाल क्या है, यहां पर आपको लगभग 20 एलिमेंट के एटॉमिक नंबर और एटॉमिक वेट दिए हुए हैं, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक वेट, मास वेट, मास नंबर कह लीजिए, है ना। अब हमसे ये बोला जा रहा है, अरेंज द एलिमेंट्स इन टेबल नंबर 1, ये टेबल नंबर 1 बना हुआ है, इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट। क्या करना है, ये अभी रैंडम इधर उधर कुछ भी दे दिया है, कैसे भी दे दिया है, इनको आपको अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट के हिसाब से, बढ़ते हुए एटॉमिक वेट के क्रम में, यानी पहले कम मास वाला, फिर ज्यादा मास वाला, फिर उससे ज्यादा मास वाला, फिर उससे ज्यादा मास वाला, इस तरह से अरेंज करना है बढ़ते हुए क्रम में।
बढ़ते क्रम में, मास के बढ़ते क्रम में, वेट के बढ़ते क्रम में, इस तरह से अरेंज करना है। और दूसरा सवाल क्या बोलता है, देखिए, अरेंज द एलिमेंट्स इन द सेम टेबल इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर के बढ़ते क्रम से इसको अरेंज करिए। तो एटॉमिक वेट के हिसाब से भी इसको अरेंज करना है, एटॉमिक नंबर के हिसाब से भी इसको अरेंज करना है। और नीचे फिर 3 सवाल पूछे गए हैं, उन पर हम बाद में आते हैं, पहले इसको समझिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहला एलिमेंट किधर है, एटॉमिक नंबर को देखिए, एटॉमिक नंबर 1 कहीं दिख रहा है, ये दिख रहा है, देखो ये दिखा एटॉमिक नंबर 1, और इसका वेट भी देखो क्या है 1, एटॉमिक मास बोल दीजिए, एटॉमिक वेट बोल दीजिए। तो इस कॉलम में एटॉमिक वेट है, इस कॉलम में एटॉमिक नंबर है, ठीक है। तो पहला एलिमेंट हाइड्रोजन जिसका एटॉमिक नंबर 1 है, कौन सा एलिमेंट है, हाइड्रोजन दिख रहा है। दूसरा किधर है, ये देखो एटॉमिक नंबर 2 दिख रहा है, यानी हीलियम दिखा, इसका मास कितना होता है 4, समझ में आ रही बात। तीसरा कौन है, तीसरा ये ऊपर है, देखो एटॉमिक नंबर 3, और इसका नाम क्या है, लिथियम, Li सिंबल होता है, लिथियम बोलते हैं। इसका मास होता है ऑलमोस्ट 7, 6.9 का मतलब होता है 7। चौथा कौन होगा, चौथा यहाँ देखिए, ये कौन है, बेरिलियम, ये सिंबल है बेरिलियम का, और इसका मास कितना होता है 9 एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट। तो इसको आपको इसी तरह से बढ़ते क्रम में इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर या इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में सेट करना है, समझ गए ना। अभी हम सेट करते हैं इसको। तो ये 20 एलिमेंट आपको कुल दिए हुए हैं, तो नाम अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ लीजिए। इसको सल्फर बोलते हैं, ये लिथियम हो गया, इसको एल्यूमिनियम बोलते हैं, ये सब सिंबल है ना। ये ऑक्सीजन है, ये आर्गन गैस है, ये बेरिलियम है, ये हाइड्रोजन है, ये सिलिकॉन है, ये फ्लोरीन है, ये हीलियम है, ठीक है। ये बोरॉन है, ये फास्फोरस है, ये कैल्शियम है, ये नियॉन है, ये कार्बन है, ये क्लोरीन गैस है, ये सोडियम है, ये नाइट्रोजन गैस है, ये मैग्नीशियम है, और ये पोटासियम का सिंबल के होता है, समझ गए। अब इनको अरेंज करना है। और नीचे क्वेश्चन देखिए, पहला सवाल हमसे पूछा गया है, डिड यू गेट द सेम ऑर्डर ऑफ एलिमेंट इन बोथ द केस। यानी अगर मैं इन सभी 20 के 20 एलिमेंट को एटॉमिक वेट के बढ़ते क्रम में सजाऊं या एटॉमिक नंबर के बढ़ते क्रम में सजाऊं, तो क्या आपको सेम ऑर्डर एलिमेंट के मिलेंगे। यानी अगर आप सिर्फ एटॉमिक वेट के हिसाब से सजाएं तो जैसा पैटर्न बनेगा एलिमेंट का, जैसे सजेंगे एलिमेंट, क्या सेम एलिमेंट वैसे ही सजेंगे जब आप एटॉमिक नंबर के हिसाब से उनको अरेंज करेंगे। तो इसका जवाब है हाँ। आप एटॉमिक वेट के हिसाब से अरेंज करिए, एटॉमिक नंबर के हिसाब से अरेंज करिए, एलिमेंट ऑटोमेटिकली सेम सेम सेट होंगे। तो पहले जवाब आपने सुन लिया, आगे मैं आपको दिखाता हूं कैसे। दूसरा सवाल हमसे पूछा गया है, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द गिवन एलिमेंट। ये 20 एलिमेंट जो ऊपर लिखे हुए हैं, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, जो मैं अभी अभी थोड़ी देर पहले आपको बता रहा था। यहां देखिए कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखे जाते हैं, इस तरह से दिख रहा है, इस तरह से 2,4, 2,8, 1, यानी इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाते हैं, इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। तो इन 20 के 20 एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको करना है। तीसरा सवाल हमसे पूछा गया है, देखिए, कैन वी ग्रुप द एलिमेंट बेस्ड ऑन देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से इन एलिमेंट की ग्रुपिंग की जा सकती है। तो आंसर है यस, बिल्कुल की जा सकती है। कैसे की जा सकती है हम बाद में बात करते हैं। चलिए अब देखिए, सबसे पहले मैं इसको अरेंज कर देता हूं एटॉमिक नंबर और एटॉमिक वेट के हिसाब से, और देखिए ऑर्डर सेम आएगा, कैसे आएगा यहां पर देखिए। देखिए साइड में आपको ये टेबल नजर आ रहा है, फिर इस पर क्वेश्चन हम बाद में लेते हैं, पहले इस टेबल को देखिए। यहां देखिए क्या लिखा है, एटॉमिक नंबर, और लास्ट में मैंने क्या लिखा है, एटॉमिक मास, इसी को एटॉमिक वेट भी बोल सकते हैं, ठीक है, एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट, ठीक है। उम्मीद है ये समझ गए होंगे, है ना। तो यहां पर एटॉमिक मास लिखा हुआ है, यानी एटॉमिक वेट लिखा हुआ है, और इधर एटॉमिक नंबर लिखा हुआ है। अब देखना मैंने कैसे सजाया है। एटॉमिक वेट एटॉमिक नंबर के हिसाब से 1, 2, 3 दिख रहा है, 1, 2, 3, ये देखिए 4, 5, 6, ऐसे देखते जाइए नीचे 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 तक सजा दिए, सजा दिए। अब थोड़ा सा इधर वेट को देखिए, वेट कैसे बढ़ रहा है। पहले एलिमेंट का वेट है 1, दूसरे एलिमेंट का वेट है 4, तीसरे का है 6.9 यानी 7, फिर 9, फिर 10। यहाँ पे ये देखिए कि वेट भी क्या हो रहा है, बढ़ते जाएगा। जैसे एटॉमिक नंबर यहाँ पर बढ़ते जा रहा था ना, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, एटॉमिक नंबर बढ़ते जा रहा था, चेक कर लीजिए कहीं पर डिस्टर्ब हुआ क्या, कहीं नहीं हुआ, ये बढ़ते जा रहा था। बिल्कुल उसी प्रकार से आप वेट को देखिए, ये भी क्या होगा, बढ़ते जाएगा। और एलिमेंट बकायदा, चाहे आप एटॉमिक नंबर के हिसाब से उनको अरेंज करो या एटॉमिक वेट के हिसाब से अरेंज करो, यही एलिमेंट ऐसे ही अरेंज होंगे दोनों केस में। नहीं तो अगर ये अलग अलग होते तो हम इसको अलग अलग अरेंज किए होते। आई बात समझ। तो इस तरह से आप बढ़ते हुए क्रम में मास के हिसाब से अरेंज कर लो या एटॉमिक नंबर के हिसाब से अरेंज कर लो, एलिमेंट वैसे ही अरेंज होंगे दोनों में। तो पहले क्वेश्चन का आंसर तो आप समझ गए, डिड यू गेट द सेम ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट इन बोथ द केसेस। तो आंसर क्या होगा, यस,
सेम ऑर्डर हमको मिलेगा, चाहे एटॉमिक नंबर के बढ़ते क्रम में अरेंज कर दो एलिमेंट को या एटॉमिक मास के बढ़ते क्रम में एलिमेंट को अरेंज कर दो, दोनों में एक जैसा ही पैटर्न आपको मिलेगा। ठीक है। दूसरा सवाल था राइट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ द गिवन एलिमेंट। इनका 20 एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखिए। तो देखिए ये हमने यहाँ पर नोट किया हुआ है, दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ द गिवन एलिमेंट 20 की 20 का। ये अब आपको पता नहीं दिख रहा है नहीं दिख रहा है, ध्यान से समझिए। हाइड्रोजन में भैया एक इलेक्ट्रॉन होता है तो एक ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन आ गया, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे लिखेंगे आप, 1 बस। हीलियम में 2 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कितना होगा, 2। लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसका एटॉमिक नंबर 3 होता है, तो 3 इलेक्ट्रॉन भरना है, 2 इलेक्ट्रॉन पहले ऑर्बिट में आ गया और 1 इलेक्ट्रॉन लास्ट ऑर्बिट में आ गया, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है, ये देखो 2,1 दिख रहा है। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 होता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन पहले ऑर्बिट में भर दिए, 2 इलेक्ट्रॉन लास्ट ऑर्बिट में भर दिए, 4 हो गया, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो गया, 2,2 ये दिख रहा है। फिर ये 2,3 2,4 2,5 समझ रहे हैं ना आप, 2 पहले में भर दिए और 5 भर दिए इधर, क्योंकि नाइट्रोजन का नंबर होता है 7, एटॉमिक नंबर कितना होता है 7, तो 2 इलेक्ट्रॉन भरा गया पहले ऑर्बिट में, बचे कितने 5, तो 5 भरा जाएगा आखिरी ऑर्बिट में, देखिए ध्यान से। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा 2,5। इसी प्रकार से आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को समझ सकते हैं। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 होता है, तो पहले ऑर्बिट में कितना भरा जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, कितने हो गए 10, तीसरे में भी 8 18 और चौथे में 2, टोटल हो गया 20, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को भरा जाता है। अब हमारा आखिरी क्वेश्चन ये था, देखिए यहाँ से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी हमने कर दिया ना, इसको भी हम बोल देते हैं यस, अगले पन्ने में किया हुआ है। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, कैन वी ग्रुप द एलिमेंट बेस्ड ऑन देयर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। क्या इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के हिसाब से एलिमेंट को अरेंज किया जा सकता है, ग्रुप बनाया जा सकता है, बिल्कुल बनाया जा सकता है। यहाँ ग्रुप ही तो बनाया गया है, ध्यान से देखना, यहाँ समझना, इसको देखो, इस डब्बे को देखो, इस पूरे डब्बे को, बाकी को मत देखो, सिर्फ इसको देखना आपको, ये मैं जो लाइन खींच रहा हूँ ऊपर से नीचे उतरना है ऐसे, इसको देखिए खाली। देखिए हाइड्रोजन में आखिरी ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। लिथियम में आखिरी ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 दिख रहा है। सोडियम के आखिरी ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। पोटाशियम के आखिरी ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 दिख रहा है। तो ये ऐसे एलिमेंट हैं जिनके लास्ट ऑर्बिट में 1 1 1 इलेक्ट्रॉन आता है, तो इन सब की प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी एक समान होगी, इसलिए इनको एक साथ ग्रुप बना के रखा गया है। समझ आया। यहां देखिए मैं ये वाला कॉलम दिखाता हूं, बोरोन वाला, बोरोन के आखिरी ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 दिख रहा है। और इसके नीचे देखिए एल्यूमिनियम के भी आखिरी ऑर्बिट में कितने हैं, 3। तो इन दोनों की प्रॉपर्टी एक समान होगी, ये एक समान अरेंज हो गए। लेकिन ये अरेंजमेंट मैं किसके हिसाब से कर रहा हूं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के हिसाब से कर रहा हूं। कहीं पर भी चेक करिए, यहां देखिए, इसको देखो, ये वाले ग्रुप को, फ्लोरीन के आखिरी ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन के आखिरी ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन, तो दोनों की प्रॉपर्टी एक समान हो गई। दोनों के लास्ट ऑर्बिट में 7 7 इलेक्ट्रॉन आते हैं, इसलिए इनकी एक साथ ग्रुपिंग की गई है, एक साथ इनको रखा गया है। तो हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के हिसाब से भी अरेंज कर लिया एलिमेंट को, सब पॉसिबल है जी दुनिया में। ठीक है, समझ गए। अब आगे के टॉपिक में हमको असली चीज समझनी है, ये हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि किस तरह से क्लासिफिकेशन की शुरुआत हुई। भैया एटॉमिक वेट के हिसाब से हर एलिमेंट की प्रॉपर्टी को जो है कनेक्ट किया जाने लग गया। बहुत सारे साइंटिस्ट आए जिनके नाम आपको नीचे दिख रहे हैं, जैसे जिन्होंने क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट में हिस्सा लिया है। सबसे पहले आदमी थे डॉबरिनर ट्रेड्स, इन्होंने 3 एलिमेंट का ट्रेड बनाया था। दूसरे आदमी थे न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव, न्यूलैंड नाम था, लॉ ऑफ ऑक्टेव तो इन्होंने दिया था, म्यूजिकल सिस्टम का एक नियम था इनका। अगले नाम है लूथर मेयर के, इन्होंने एटॉमिक वॉल्यूम का कर्व बनाया था। और सबसे फेमस मैनलीफ पीरियोडिक टेबल हमको दिया था इवैन्युएट मैनलीफ ने। ठीक है, इसके अलावा फिर आगे मोस्ले ने मॉडर्न पीरियोडिक लॉ दिया, उसके बेसिस पर फिर बोहर ने, नील बोहर ने फिर पीरियोडिक टेबल बनाया, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो अब हमको प्रॉपर्टीज पढ़नी एलिमेंट की और एलिमेंट का क्लासिफिकेशन पढ़ना है, ये हम अगली क्लास से स्टार्ट करेंगे। तो आज की इस लेक्चर में यहीं तक हम रुकते हैं और वीडियो को यहीं पर हम क्लोज करेंगे। तो आप अच्छे से अपनी पढ़ाई करेंगे और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। और आप चाहें तो हमारे कोर्सेज में इनरोल होकर के भी अपनी पढ़ाई अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो हम बहुत जल्दी मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, या आपसे कोर्स में मुलाकात होगी। तो विश यू ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।